हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2018 में जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है? वह है कि उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे भाई? तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। पहला है अरविंद घोष, दूसरा है विपिन चंद्रपाल, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, जो इसका आंसर है ये है लाला लाजपत राय। तो अब हम थोड़ा सा लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं कि भाई लाला लाजपत राय कौन थे। देखिए, इनका संबंध कहाँ से था? गरम दल से था। लाल बाल पाल, इन तीनों में एक ये भी थे। और दूसरी बात है, इनको क्या कहा जाता था? इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। और तीसरी बात क्या है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध जब कर रहे थे तो उस समय सैंडर्स की लाठी से हुई थी। और देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे। तो देखिए 1917 से 1920 के बीच में ये अमेरिका में रहे थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है कि उड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, इसको बताना है। पहला ऑप्शन दिया क्या है? सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एक्ट शुरू की गई। और दूसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। और तीसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो देखिए, उड डिस्पैच को हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा था। सबसे पहले तो यह जानेंगे उड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। अच्छा भाई, इस समय जो है किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अब हम थोड़ा सा यह समझेंगे कि उड डिस्पैच में क्या क्या बातें की गई थी। तो देखिए, इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? अंग्रेजी शिक्षा और महिला शिक्षा, इन दोनों को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ जो है, ये पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि जो निजी लोग थे इनको भी पैसे की व्यवस्था की गई थी कि भाई जो निजी विद्यालय है इसको भी पैसे दिए जाएं, मतलब ग्रांट्स दिए जाएं, कुछ अनुदान की व्यवस्था की जाए। और दूसरा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो देखिए, यह भी सही है। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर यहाँ पे भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और देखिए, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। अच्छा, वे तीनों विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखिए, वे तीनों विश्वविद्यालय हैं कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में। अच्छा, यही 3 जगह क्यों हैं? ये यही 3 जगह क्यों हैं? कोलकाता, मद्रास और मुंबई, ये यहीं पे 3 जगह क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे तीनों जगह क्या था कि अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इनकी जो कोठियाँ थी, मतलब मैक्सिमम लोग यहीं पे शासन करते थे। तो इसलिए यहीं पर ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन दे दिया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो नहीं, देखिए गलत है। हालांकि उड डिस्पैच में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पे शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? मातृभाषा में। और जो उच्च स्तर की शिक्षा है यहाँ पर शिक्षा अंग्रेजी में देने की बात की गई थी। तो हमारा भाई कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? देखिए, तीसरा तो सही है। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। और देखिए, पहला भी सही है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओह सॉरी, ये देखिए तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि यह सभी स्तरों पर अंग्रेजी की सिफारिश। तो प्राथमिक पे तो भाई मातृभाषा था ना, तो तीसरा तो है ही नहीं है। तो पहला दूसरा कहाँ पे है? ये वाला सही है। अब देखिए, हम तीसरे को पढ़ते हैं क्या है। तीसरा हमारा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो देखिए, यहाँ पे दिया क्या? संघीय विधानमंडल को और गवर्नर जनरल को। तो देखिए, ये जो बी ऑप्शन है ये सही है। गवर्नर जनरल को दिया गया था 1935 के एक्ट से अवशिष्ट शक्तियाँ। तो पहले हम अवशिष्ट शक्तियाँ के बारे में समझते हैं कि भाई अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। तो देखिए, उस समय क्या था? उस समय जितने भी क्षेत्र थे इनको 2 भागों में बांटा गया था। एक था का आरक्षित, दूसरा अनारक्षित। लेकिन जो विषय ना तो आरक्षित में है ना तो अनारक्षित में है, ये कहाँ पे रखे जाएंगे? ये रखे जाएंगे अवशिष्ट शक्तियों में, अवशिष्ट विषय में। और अच्छा, इस पर अधिकार किसको होगा? गवर्नर जनरल का होगा। तो देखिए, जैसे चूंकि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो भारतीय संविधान है इसमें भी अवशिष्ट शक्तियाँ रखी गई हैं, तो ये किसके अधिकार में है? तो देखिए, ये केंद्र के अधिकार में है। और ये इन अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं इनका उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद नंबर 248 में है। और ये कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा।
अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन देखिए संथाल विद्रोह से संबंधित है। इस विद्रोह को तो हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है, एकदम डायग्राम और फ्लो चार्ट की सहायता से, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ इतना देखेंगे संथाल परगना नामक, यहाँ से पहले देखते हैं कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, पहला है, ये तो सही ही है। दूसरा है किसी संथाल को गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, देखिए ये भी सही है। तो इस तरह क्या हो गया, ऑप्शन 1 और 2 सी ऑप्शन सही हो गया। देखिए इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़े हैं, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे हम बता दें कि जो संथाल परगना है, जब संथाल विद्रोह हो जाता है तो अंग्रेज ये सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा विद्रोह हुआ क्यों, तो उसके कारणों की जांच करते हैं थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं कि संथाल परगना का विकास कर देते हैं कि अब जो संथाल लोग हैं वे यहीं पे रहें। अब आते हैं हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन पे, कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर शासन का एक परिणाम था। 19वीं शताब्दी सबसे पहले क्या है, 1800 से लेके 1900 के बीच का समय, इसको क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी। तो क्या है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर शासन का एक परिणाम क्या था, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई, गलत है। जो भारतीय हस्तशिल्प थे इनकी तो कमी होने लगी, इनका बहुत ज़्यादा ह्रास हो गया था, लोग भुखमरी की समस्या झेलने लगे थे। अच्छा, दूसरा क्या है, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, देखिए इसमें भी कमी हो गई थी। क्यों कमी हुई थी, क्योंकि जो भारतीय कारखाने थे, भारतीय चीज़ें थी, इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, और जो ब्रिटिश चीज़ें थी उस पर टैक्स कम कर दिया गया था, तो देखिए इसकी संख्या में भी कमी होने लगी थी। और तीसरा क्या है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वाणिज्यीकरण इसलिए किया गया था कि ताकि जो भी नकदी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, इनका उत्पादन किया जाए और इनको मार्केट में बेचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो। तो इस तरह हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्या भाई, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ मतलब स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे। तो सबसे पहले हम स्टेपल कमोडिटीज़ समझते हैं क्या है। तो देखिए दैनिक जीवन में ना जो भी चीज़ें यूज़ में आती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेपल कमोडिटीज़। और बात कहाँ की कर रहा है, बंगाल से निर्यातित, तो बंगाल से निर्यातित पूछ रहा है। अब देखिए बंगाल को तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल भाई कृषि प्रधान था उस समय, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन बंगाल से ही होता था। अब हम देखते हैं जो भी कृषि की चीज़ें होंगी वही यहाँ से निर्यात की जाएंगी। तो देखिए अपरिष्कृत कपास सही है। दूसरा तिलहन, देखिए तिलहन की बात तो उस समय नहीं थी। अफीम भी सही है, लेकिन ये जो तिलहन है ये बात उस समय नहीं थी। तिलहन को जब उत्पादन कम होता था इसलिए यह गलत है। तिलहन का निर्यात नहीं किया जाता था, सीधी बात। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, चीनी, नमक, जस्ता, सीसा, ये दो दिया है। ये क्या है, ये तो धातु हैं। और हमको खोजना क्या है, हमको कृषि पूछना है, क्योंकि बंगाल में कृषि जो है वह उत्पादित बहुत अच्छे ढंग से होता था, तो हमें कृषि की जो संबंधित चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए तीसरा क्या है, सी ऑप्शन, तांबा, चांदी, सोना। तो देखिए यहाँ भी तांबा चांदी दे दिया भाई, कृषि से संबंधित तो है नहीं। चौथा क्या है, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। देखिए ये डी ऑप्शन जो सही हमारा, कपास, रेशम, सोरा, अफीम, इन्हीं चीज़ों का निर्यात किया जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझ रहे हैं। तो देखिए ये जो चंपारण स्थान है कहाँ पे है, बिहार में है। कब स्टार्ट किया गया था सत्याग्रह, 1917 में। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो यही तो था। और दूसरी बात यह है, किसने महात्मा गांधी से कहा था कि भैया भाई, मतलब गांधी जी से ये बोला था कि आप चलिए और वहाँ पे मजदूरों का समर्थन कीजिए, जो कृषक हैं कृषकों का समर्थन कीजिए। तो उनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। तो देखिए ये किसान आंदोलन था एक। तो अब हम इसके बारे में पूछते हैं, समझते हैं कि क्या दिया गया है। तो पहली चीज़ दिया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, गलत है। क्योंकि भाई ये देखिए ये किसान आंदोलन था और 1917 की बात है। उस समय गांधी जी ने नई नई एंट्री मारी थी। तो देखिए अब यहीं से इनका प्रभाव बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये सब लोग नहीं थे, तो ये गलत हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या हो गया हमारा, बी है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी थी, ये भी गलत है। दलित की बात ही नहीं है, आदिवासी की कोई बात ही नहीं है, तो किसान से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हमारा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ये देखिए तीसरा, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए चौथा अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 8, कि निम्नलिखित में से कौन सा 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। हिंद मजदूर सभा, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हिंद महासभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी, बंगाल में।
अब देखिए, अब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर देखिए डी है, अशोक मेहता है, टी.एस. रामानुजम है और जी.जी. मेहता है। इसमें कोई समझाने जैसी चीज़ है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ से देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है भाई? तो देखिए, इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म दिया है, बौद्ध धर्म से नहीं है। जैन मत से, जैन मत से है। थोड़ा सा हम स्थानकवासी के संबंध में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया? जैन धर्म। जैन धर्म के 2 भागों में बटा है। कौन कौन से हैं? श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो है निर्वस्त्र रहते हैं। अब देखिए, जो श्वेतांबर जो है यह भी उप संप्रदाय में बटा है। ये कौन सा है? स्थानकवासी। अच्छा, स्थानकवासी की क्या विशेषता है? देखिए, ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। अच्छा, अब हमें आप एक बात और बताइए, जब ये निराकार ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं तो क्या ये मूर्ति पूजा करेंगे? देखिए, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये ऐसे ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं ना जिसका कोई आकार ही ना हो, तो ये मूर्ति पूजा कहाँ करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आगे चल के पूछा जा सकता है। तो इसका क्या है? स्थानकवासी का संबंध किससे है? जैन मत से है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट 10। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? फ्रांसवा बर्नियर, ये तो नहीं है। दूसरा, ज्या बैप्टिस्ट टेवर्नियर, देखिए बी वाला सही है, टेवर्नियर था इसका। अच्छा, इसका संबंध किससे, किस शासक से है? तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में यह था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी हो जा रहा है। अब देखिए, 11वां नंबर हमारा क्या भाई, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, मतलब अभी आएंगे। अवतरित मतलब कलयुग के जो बुद्ध हैं, ये भाई कब आए? ये कौन है? देखिए, ये है मैत्रेय, सीधे सीधे। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन आ गया 12वां नंबर, कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है, देखो, लागू नहीं होता है पूछा है। अच्छा, एक चीज़ और है, वेलेस्ली को तो हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है, सहायक संधि को भी पढ़ा है, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सहायक संधि को स्टार्ट किसने किया था? डुप्ले ने किया था, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर इसका विकास किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था। अच्छा, वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि कौन स्वीकार किया था? हैदराबाद। तो अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं, क्या है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। हाँ बिल्कुल, सेना किसकी थी? सेना अंग्रेजों की रहती थी, और खर्च कौन देते थे? भारतीय रजवाड़े देते थे। अच्छा, बी क्या है? भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। हाँ, यूरोप में नेपोलियन जो है, इसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी और यह एशिया तक आ गया था, तो ये भी सही है। तीसरी क्या है? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना गलत है। देखिए, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध जो करना था, ये तो जब हम लोगों ने अस्थायी बंदोबस्त पढ़ा था, तो कहीं न कहीं वह उसका संबंध इस चीज़ से है। अब भी क्या है? भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता साबित करना, बिल्कुल सही है। तो देखिए, यही वाला जो सी है यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब देखिए, 12 क्वेश्चन हमारा हो गया। हम देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। भाई, 13वां क्वेश्चन कौन सा है? 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट सही है। जब हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। किस लिए? भारत में शिक्षा देने के लिए। और क्या बात था? और यह था कि जो ईसाई मिशनरी हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भारत में आके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और क्या बात की गई थी? और एक बात यह की गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब इसके व्यापारिक अधिकार धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। चीन और चाय के साथ, चीन के साथ और चाय का व्यापार और अफीम का, यही व्यापार शेष बचे थे। बाकी जो ब्रिटिश व्यापारी थे, उनसे यह कह दिया गया था कि अगर आप चाहें तो आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, यही सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही सारी थी 13 का। अब देखिए, फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका संबंध है कि नहीं है? तो देखिए, जो 1 लाख रुपए की बातें थी ना, तो बाद में इस पर ये जो कमेटी थी इसलिए बनी थी कि भाई ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये किस पे खर्च किए जाएं, मातृभाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, कमेटी के कुछ सदस्य जो थे, जैसे कमेटी के कुछ सदस्य, एक दो इधर के, ये क्या हो गया, कुछ लोग कह रहे थे कि अरे यार, जो मतलब मातृभाषा में शिक्षा दो, कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश भाषा में शिक्षा दो। तो इस तरह विवाद क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गहराता चला गया। और यहाँ पे देखिए, प्राच्य विद्य एवं आंग्ल विद्य, ये विवाद था दोनों लोगों का। ये जो थे, जो कहते थे मातृभाषा में या हिंदी वाले जो सिस्टम थे यहाँ पे भारतीय भाषा में की शिक्षा देने के लिए, इनको क्या बोलते थे? इनको प्राच्य विद्य बोलते थे, ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। और जो आंग्लविद थे, ये कहते थे कि भाई पाश्चात्य शिक्षा दीजिए, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा उसको दीजिए। इनको क्या बोलते थे?
एंग्रिस्ट बोलते थे। तो इस विवाद को किसने सुलझाया था? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने सुलझाया था। तो देखिए एक ऑप्शन भी सही हो गया, 2 भी सही हो गया, 3 भी सही हो गया। इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 13वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए 14वां क्वेश्चन कौन सा है? 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग, देखिए पहला ऑप्शन सही है इसका। क्या है? अखिल भारतीय होम रूल लीग। इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1816 ईस्वी में। और 1916 में, सॉरी 1916 में की थी। और 1920 में क्या किया? इसने अपना नाम स्वराज्य सभा रख लिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्या भाई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875। देखिए ये सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से पढ़ी गई हैं। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। भाई इसका संबंध किससे? नील विद्रोह से। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 के आसपास था। तीसरा क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की लेखन किया। अच्छा आनंद मठ किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे। इन्होंने लेखन कब किया था? 1882 में किया था। अब क्या है? डी सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने के प्रथम भारतीय बने। इन्होंने कब थे? 1863। अब देखिए इसमें पूछा क्या है? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी घटना सबसे पहले आपको लग रही है? यही लग रही है ना 1859 वाली। कौन सी है? नील विद्रोह से संबंधित जो है ये दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, इनका देखिए एक नाटक है। और ये नाटक किससे संबंधित है? नील विद्रोह से संबंधित है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, सबसे पहले हुई थी। अब देखिए 16वें नंबर का जो क्वेश्चन कौन सा है? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए औपनिवेशिक शासन की बात कर रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। संस्थान और संस्थापक कौन कौन है? तो देखिए यहाँ से देखेंगे कि बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? बताइए। जोनाथन डंकन ने की थी। अच्छा ठीक है। देखिए जो आज के डेट में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये बनारस जो है, बनारस संस्कृत कॉलेज, ये वही है। अब देखिए विलियम जोन्स आ गए हैं। विलियम जोन्स कौन थे? इन्होंने किसकी स्थापना की थी? देखिए 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना इन्होंने की थी? इन्होंने की थी 1884 नहीं 1784 में इन्होंने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कि कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना कब की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कब की थी? 1780। और देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ देखिए आर्थर वेलेजली दिया है, तो लॉर्ड वेलेजली रहेगा। देखिए इस तरह क्या क्या सही हो रहा है? देखिए फोर्ट विलियम की लॉर्ड वेलेजली है, यहाँ पे आर्थर दिया है तो ये गलत है। दूसरा कौन सा है? बनारस का संस्कृत कॉलेज दिया है, तो इसको विलियम जोन्स दिया है। विलियम जोन्स है ही नहीं, कौन है भाई? इसकी जो विलियम जोन्स है इसका संबंध किससे है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि भारत निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। अच्छा बताइए सबसे पहले साम्यवादी दल की सरकार किस राज्य में चुनी गई थी? तो केरल में। कब चुनी गई थी? 1957। अब दूसरा क्या है? भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। कब रखा गया था? 1955 में। अच्छा इस स्टेट बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में कर दिया गया था। अब क्या है? एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गई। तो देखिए भाई अब ये एयर इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि एयर इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए 1953 ईस्वी में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1953 में। अब देखिए चौथा क्या दिया गया है? गोवा स्वतंत्र भारत का कब बना? 1987 में बना। अब देखिए इसी चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए पहले कौन सा आएगा? पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
बी हो जाएगा 3 2 1 4। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो बनारस संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। तो देखिए जो 2018 में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में वे यही सारे हैं। बाकी देखिए अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, 2017 में जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं किससे, हिस्ट्री सब्जेक्ट से, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।